नमस्कार। अच्छा, साहित्य की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और भी ज्यादा गहरी होती जाती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्नों को पलटेंगे। रमा, शरद साहित्य का एक बहुत ही कीमती हिस्सा। सोचिए, ये कहानी उन पन्नों से निकल कर आई है जो दशकों पहले छपे थे। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है जो हमें उस दौर के समाज में, उसके रिश्तों में, उसके बंधनों में सीधे झांकने का मौका देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन पुराने, पीले पड़ चुके पन्नों के अंदर कौन सी कहानी सांस ले रही है। चलिए साथ मिलकर अतीत की इस यात्रा पर चलते हैं और इस कहानी को खोजते हैं। तो चलिए कहानी के दिल में चलते हैं और मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर रमा से। उसकी दुनिया कैसी है? जैसा कि हम देखेंगे, ये एक ऐसी दुनिया है जो दीवारों और रिवाजों से, बंधनों से घिरी हुई है। अब देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। एक उदास, बंधा बंधा सा माहौल। स्वर्गीय यदुनाथ मुखर्जी के घर का पिछला हिस्सा। यहीं से रमा की जिंदगी का पर्दा उठता है। सोचिए, ये महज एक घर है या एक तरह की कैद। ये शुरुआत ही हमें उस घुटन का एहसास करा देती है। और यहीं पर हमें पता चलता है रमा की पहचान का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद सच, कि वो एक युवा विधवा है। ये उस जमाने में सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक औरत की पूरी जिंदगी पर लगा दिया गया एक ठप्पा था। देखिए, उस दौर में विधवा होने का मतलब सिर्फ पति का न होना नहीं था। इसका मतलब था समाज से एक तरह का बहिष्कार, अपने ही घर में अपने अधिकारों से दूर हो जाना। एक ऐसी जिंदगी जिसकी हर एक सीमा पहले से ही तय कर दी गई थी। रमा के लिए दांव पर सिर्फ जायदाद नहीं, बल्कि उसका पूरा वजूद लगा हुआ था। जरा रमा का ये एक डायलॉग सुनिए, ये उसकी बेबसी को कितनी साफ गोई से दिखाता है ना। वो सीधे अपनी बात तक नहीं रख सकती, उसे एक दरबान के जरिए जवाब दिलवाना पड़ रहा है। ये एक छोटा सा वाक्य ही परिवार के अंदर उसकी कमजोर हालत को बयां कर देता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है टकराव की, साजिश की, और इस पूरे खेल के सेंटर में है परिवार का लालच, जो धीरे धीरे अपनी परतें खोलता है। और इस पूरे टकराव के सेंटर में है 3 लोग। एक है वेणी, जो बड़ा ही शातिर रिश्तेदार है। दूसरा है रमेश, जिसका आना कहानी में एक रहस्य लेकर आता है। और फिर है मौसी, जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाती हैं। इन्हीं किरदारों के बीच रमा की कहानी उलझती चली जाती है। और यहीं पर वेनी का असली रंग ढंग सामने आने लगता है। वो रमा पर जमीन जायदाद को लेकर दबाव बनाता है। ये पूरा का पूरा संघर्ष असल में विरासत और कंट्रोल का है, और रमा इस चक्रव्यूह के ठीक बीचों बीच फंसी हुई है। और यही तो है पूरी साजिश की जड़। एक तरफ वेणी की बातें हैं और दूसरी तरफ उसके असली इरादे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो दिखाता तो ये है कि उसे परिवार के भले की चिंता है, लेकिन असली मकसद है रमा की विरासत पर कब्जा करना। ये पाखंड ही कहानी का असली इंजन है। और फिर कहानी में आता है रमेश, और आते ही रमा से एक ऐसा सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। मुझसे आप क्यों कहती हो? ये एक छोटा सा सवाल उनके एक भूले बिसरे अतीत की तरफ इशारा करता है और कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की, उसकी जायदाद की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी एक पारिवारिक ड्रामा से कहीं ज्यादा उस पूरे समाज का एक आईना बन जाती है। एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने समय का एक बहुत ही पावरफुल सोशल कमेंट्री है। इस कहानी की परतों को अगर हम खोलें तो लेखक ने कई बड़े सामाजिक मुद्दों पर उंगली उठाई है, जैसे कि विधवाओं की हालत, जाति प्रथा का खोखलापन, जायदाद के झगड़ों में पनपता लालच और समाज में औरतों को किनारे कर दिए जाने का सच। ये एक बातचीत का हिस्सा देखिए जो ताईजी और रमेश के बीच हो रहा है। ये उस समय की सोच को कितनी गहराई से पकड़ता है। जब रमेश कहता है कि वो जाति भेद नहीं मानता, तो ताईजी का जो रिएक्शन है, जो हैरानी है, वो उस गहरी सामाजिक खाई को दिखाती है जिस पर लेखक सवाल उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतनी पुरानी कहानी आज भी इतनी जिंदा कैसे है? इसकी आवाज हमें आज भी क्यों सुनाई देती है? मतलब दशकों पहले लिखी गई इस कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? ये आज भी उतनी जरूरी क्यों लगती है जितनी शायद तब थी? इसका जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा सा है, क्योंकि इस कहानी के जो विषय हैं वो कभी पुराने नहीं होते। इंसाफ के लिए लड़ना,
बराबरी की बात करना और किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, ये वो कहानियां हैं जो हमेशा जिंदा रहती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें बस एक चीज याद दिलाती है कि जमाना बदल जाता है, समाज बदल जाता है, लेकिन इंसानियत और इंसाफ के लिए जो लड़ाई है ना, वो हमेशा वही रहती है। और साहित्य इसी कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई का सबसे बड़ा गवाह होता है।